पिछले क्लास में मैंने ये चर्चा भी की थी कैसे अधिकतर सवाल प्रौद्योगिकी से आ रहे हैं और खास तौर पर 4 प्रौद्योगिकी यहाँ पर जरूरी हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पे हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में, देखा कि किस तरीके के सवाल वहां पर आए। आज चर्चा करते हैं जैव तकनीकी, क्योंकि ये भी दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम सवाल देखें हर सालों में तो बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मिलाकर के 40% सवाल आ ही जाते हैं। अगर 10 सवाल आया तो 4 सवाल होगा ही होगा जो बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का होगा। कहीं डिजीज से पूछ लेगा, कहीं किसी चीजों से पूछ लेगा। और लगभग वैसे ही 2 से 3 सवाल 20 से 30% अभी सूचना प्रौद्योगिकी। अब क्या हो रहा है, पिछले 2-3-4 सालों का पीवाईक्यू एनालिसिस आप करो तो यूपीएससी ऐसे प्ले अपॉन करती है कि थोड़ा सा बायोलॉजी घटाती है किसी साल और आईसीटी बढ़ा देती है। अब आप 2020 का पेपर देखो तो आईसीटी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। बायोलॉजी का सवाल भी है, आईसीटी का सवाल थोड़ा सा ज्यादा है, 4 सवाल। ठीक है, 21 में आ जाओ उसने बायोलॉजी बढ़ा दी। तो अभी क्या है, ये यूपीएससी के लिए ये तकनीकी सूचना जैव तकनीकी ये प्रमुख बनी हुई, इससे सवाल बनता ही बनता है। इससे मिलते जुलते सवाल या इसके टॉपिक पे सवाल आना ही आना। तो आप पढ़ रहे हैं यदि, तो इन 2 टॉपिक को तो अच्छे से पढ़िए। आपके जो भी नोट्स हैं, जिनको भी आपने पढ़ा है, जिनको रेफर कर रहे हैं, अच्छे से एक बार उसको रिवाइज जरूर करिए, ये 2 टॉपिक। फिर इसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इत्यादि और ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ये 2 हैं जिससे कभी हमको 1 या 2 सवाल देखने मिलते हैं। 1-2 सवाल ऊर्जा के या 1-2 सवाल अंतरिक्ष के, ये हमको देखने मिलेंगे। हम सवाल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये बन रहा है। तो मूल रूप से जैव तकनीकी और सूचना एवं संचार पे आपको ध्यान देना चाहिए। जब हम जैव तकनीकी इत्यादि के बारे में बात करते हैं ना, ये जीव विज्ञान और जैव तकनीकी दोनों को यदि हम बात करें तो इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इसको हमें दोनों तरीके से पकड़ के चलना चाहिए। एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर बायोलॉजी भी आ जाती है, बायोलॉजी के रिलेटेड सवाल, और बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है। अब सामान्य रूप से जब हम जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो खास तौर पर पीटी में जीव विज्ञान 3 प्रमुख चीजों पर इसने अभी केंद्रित हो गया। एक जो खास तौर पर जीव वर्गीकरण पर जुड़ जाता है। अब क्या होता है, यहां पर 2 नेचर के सवाल हैं जो इससे निकलते हैं। एक सिंपल बायोलॉजी के सवाल निकालेगा, सिंपल जीव विज्ञान निकालेगा। दूसरा सवाल निकालेगा जो जैव विविधता में भी जाकर के जुड़ता है। अब सामान्य सवाल है, जैसे मार्सुपियल पे सवाल पूछा था 2023। अब मार्सुपियल का सवाल उसने पूछ लिया, अब वो सिंपल जीव वर्गीकरण का सवाल है, जैव विविधता का सवाल नहीं है, लेकिन उसको यहां पर जैव विविधता से भी वो लिंक कर देता है। तो जरूरी क्या है, जब सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में 3 चैप्टर दिए हुए, ठीक है। क्लास 11th की एनसीईआरटी लीजिए, वो 3 चैप्टर जीवों का वर्गीकरण करके उसने दिया हुआ है। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जरूरी क्या है, उदाहरण। सामान्य रूप से एक पन्ने में आप जीवों का किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है और उस वर्गीकरण में प्रत्येक वर्गीकरण के उदाहरण भी आप लिख लें, प्रमुख उदाहरण जो हैं उनको लिख लें। इसमें आपको 70% इसके जो भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे वो सॉल्व हो जाते हैं सामान्य रूप से। क्योंकि उदाहरण जब आप देखोगे, जब आप जीवाणु पढ़ोगे तो उसके लक्षण पढ़ोगे, जीवाणु के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लोगे। और खास तौर पर उदाहरण किस प्रकार से देखिए, उनके आर्थिक उपयोग कहां कहां पर अधिक है। जिन जिन जीवों के आर्थिक उपयोग हैं उनसे बनने वाले सवालों पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जरूरी है। एक चीज ये होगी। दूसरा जीव विज्ञान में ये पूछता है कोशिका विज्ञान से। अब आप 2012 और 2012 के बाद की यूपीएससी को जब देखेंगे, पीटी को देखेंगे, तो एक बड़ा बेसिक डिफरेंस आ गया है। वो कोशिका विज्ञान में पहले नीचे वर्टिकल जाकर के पूछता है। वर्टिकल जाकर के पूछने का मतलब क्या है, वो पूछ लेगा कि कोशिका क्या होती है, फिर उसके बाद पूछ लेगा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग किस प्रकार के हैं। वो नाभिक के बारे में पूछ लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लेगा, डीएनए वगैरह के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, ये 2012 के पहले यूपीएससी के सवाल आप देखोगे, ये बेसिक वाले सवाल देखेंगे, ये वर्टिकल जाकर के पूछते। अब क्या है, वो हॉरिजॉन्टल जाके पूछता है। हॉरिजॉन्टल जाकर के कैसे पूछता है,
जब आप कोशिका विज्ञान देखते हो तो सामान्य रूप से कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं कौन कौन सी, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, पहला तो कोशिका किस प्रकार की है, कोशिका प्रकार पे पूछेगा वो, सीधा सीधा सा इस पे बिल्कुल उसको पूछना ही है। मतलब जीवाणु, विषाणु, कवक के कोशिका प्रकार, उनका किस प्रकार से संश्लेषण हो रहा है, किस प्रकार से उनका उपयोग है, इस पे एक चीज पूछेगा। दूसरी चीज ये वर्टिकली जाकर के पूछेगा यहाँ पर कि कोशिकाओं में उपयोग अथवा प्रक्रियाएं किस किस प्रकार की। अब वो ये नहीं पूछेगा कि सूक्ष्म गणकणिका अथवा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, अब वो जनरल प्रोसेस को पूछेगा कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ है, किस प्रकार से होती है। वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पूछ लेगा या उससे संबंध करके पूछ लेगा, अथवा डीएनए और आरएनए की प्रक्रियाओं के बारे में पूछ लेगा, यहां जाकर के पूछे। तो ये प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य रीडिंग से भी आप समझ सकते हो। फिर वही है, क्लास 11th की एनसीईआरटी पकड़िए, आराम से इसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पर सवाल जरूर पूछेगा, और यहीं से जब डीएनए, आरएनए इत्यादि की बात होने लगती है ना, तो यहीं से जैव तकनीकी की बात निकल आती है। जैव तकनीकी के जो सामान्य बेसिक हैं वो यहां से निकल करके आएगा। तो जैव तकनीकी के जो बेसिक हैं वो आपको फिर एनसीईआरटी की किताब में ही मिल जाएगा, क्लास 12th की किताब में मिल जाएगा। जैव तकनीकी एवं उपयोग करके एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया, वो आखिरी वाला है, ठीक है। उस चैप्टर को पहले बेसिक रूप से तो उस चैप्टर को हमको पढ़ना चाहिए। अधिकतर सवाल वहां से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर के हमको मिल जाते हैं। तीसरी चीज जो जीव विज्ञान में वो पूछ रहा है इस समय पर यूपीएससी, वो है रोगों के विषय में। अब रोगों के विषय में भी सामान्य रूप से सवाल जो देखने मिले हैं वो ज्यादा समसामयिक देखने में। यदि आप पिछले कुछ सालों के रोगों के सवाल यदि आप देखोगे, तो अभी देखते हैं इन सब चीजों को, तो 2013, 14, 15 इसने बेसिक वाले पूछे कि ये विटामिन से क्या है, या ये इस तरीके के सवाल उसने पूछे। लेकिन 16 के बाद से उसने समसामयिक पूछा, जीका के विषय में पूछ लेगा। फिर कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 के आसपास 2-3 साल उसने कोविड-19 से संबंधित सवाल पूछे। उसी दौरान उसने एंटीबायोटिक के सवाल पूछे, उसी दौरान उसने वैक्सीन के सवाल पूछे। इस तरीके के सवाल भी देखने, तो रोगों के संदर्भ में वो ज्यादा समसामयिक हो गया। करंट अफेयर्स में खासतौर पर जब आप पढ़ते हो और ह्यूमन डिजीज कोई चर्चा में चल रही है, तो वो वाला करंट अफेयर्स आप ऐसे पढ़ के मत छोड़ के चले जाओ कि केरल में ये वाला रोग फैला था। अब फिर क्या है, हमको उसको वर्टिकली पढ़ना है कि ये वाला रोग है क्या, इससे संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सारी चीजों को हमें देख लेना चाहिए। ये वो चीज होती है जो, ठीक है, पानी वानी पी लो। ये चीजें हमको देखनी चाहिए। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ वो जैव तकनीकी के सामान्य रूप से अगर आप देखोगे तो जो समसामयिक में अथवा कंटेम्प्रेरी में पिछले 2-3-4 सालों से चीजें चल रही ना, उस पे वो बात कर ज्यादातर। जैसे अब 2-3 चीजें हैं, स्टेम सेल इसकी फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, क्लोनिंग इसका टॉपिक है, ठीक है। फिर वो अभी पिछले 2-3 सालों से जीन थेरेपी बना हुआ है। जीन थेरेपी से रिलेटेड वो 2019 से शुरू हुआ था, Cas9 से पूछना शुरू किया, फिर घुमा घुमा करके इधर उधर से उसके संदर्भ में पूछता चला जाता। ये एक वो है। फिर जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें जो हैं, इस पे सवाल पूछ ले। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरल टॉपिक है। अब होता क्या है, वो सीधा सीधा लिंक करता है, इन टॉपिक्स को ले जा करके जैव तकनीकी के बेसिक पे लिंक करता है। अधिकतर आपको बहुत क्लिष्ट सवाल नहीं पूछेगा यूपीएससी, लेकिन होता क्या है, जब वो ये लिंकिंग नहीं सेट हो पाती ना, तो यहां पे ये दिक्कत करते हैं, ठीक है। और फिर मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों की, देखिए अगर किसी टॉपिक से 6 सवाल पूछ रहा है किसी एक साल में, 6 में से एक सवाल ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट टाइप का है, एक सवाल ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन, लेकिन 4 सवाल ऐसे होंगे जो आपको बनने वाले। आपको फोकस किस पे रखना है, इन 4 पे रखना। ये एक सवाल को चेज कर, हर साल हम लोग बच्चे यही करते हैं कि ये एक सवाल को चेज करने में लग जाते हैं और ये 4 रह जाते हैं।
उनको लगता है कि ये 4 तो मुझे आते हैं, लेकिन अगली बार उन्हीं 4 के बेसिक चीजों को अगर आप घुमा करके देखोगे तो उसी से रिलेटेड सवाल देगा वो 4 सवाल उसी से रहेंगे। तो हमें पीवाईक्यू जब एनालिसिस आप करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कोई बहुत टफ टिपिकल सवाल लग रहा है, करंट का बहुत टिपिकल सवाल लग रहा है, वो दैट क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड दैट ईयर ओनली, वो उसी साल खत्म हो गया, लेकिन हम उसको चेज करने में लग जाते हैं। अच्छा यूपीएससी ने यहां तक पूछा है, हम वहां तक पहुंचे। उसके नीचे के स्तर के सवाल है, क्या वो सारे टॉपिक हमारे तैयार हैं? अगर वो तैयार हैं, आपको 6 में से 4 सवाल मिलेंगे। आप 6 में से 4 सवाल बहुत होता है, किसी भी टॉपिक का आप 70% करके आ रहे हो, अच्छे स्कोर पे हो, ठीक है। चेज करना बंद करना है, अनड्यू चेज जो हर टॉपिक में, साइंस के अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में आप जो एकदम बहुत प्रीमियर सवाल है उसको देख करके हम ये समझें कि यूपीएससी का स्तर बहुत बहुत अच्छा है, यूपीएससी का स्तर दिखता बहुत अच्छा, ठीक है। यूपीएससी का स्तर सामान्य ही है। सबसे बड़ी बात ये पैनिक अपने दिमाग से हमको निकालना, बहुत सामान्य एग्जाम है। तो यूपीएससी पूरी चालाकी से बनाता है, यूपीएससी चाहता है कि ये एग्जाम दिखे टफ, साइकोलॉजिकली आप पे हावी हो जाए। पिछली क्लास में भी बोला था, हमको साइकोलॉजिकली हावी नहीं होने दे। 60% पेपर ऐसा है जो एक सामान्य विद्यार्थी सामान्य शिक्षा के साथ निकाल सकता है, और सिलेक्शन भी 50% पे ही होता है। 98, 99, 100 इसी पे सिलेक्शन हो जाता है, इससे ज्यादा ऊपर सिलेक्शन नहीं जाता। तो सामान्यतः अगर 60% है, 60 में से आप 50% के मार्क्स निकाल के ले आओगे, हो जाएगा। तो उतना चेज नहीं करना है, और खासतौर पे साइंस में ना, जो सामान्य अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी चीजें चली आ रही हैं उसको हमको समझ, ठीक है। तो कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग। जैसे अब ये 2024 का सवाल है, अभी बिल्कुल देखो, आपको 24 के ही सवाल दिखाता हूं कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि 4 सवाल ऐसे हैं जो आसानी से निकल सकते हैं। उसमें से पहला सवाल ये क्या है, क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित हो जाए रक्त वाहिकाओं को विस्फोरित करता है। अब ये सामान्य, ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अगर एक एडेड स्टेप लेना है तो मानव विज्ञान के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लो, मानव विज्ञान की जो प्रक्रियाएं, ठीक है। 4-5 तंत्र हैं मानव के, रक्त तंत्र, रुधिर तंत्र जिसको आप बोलते हो वो समझ लो, पाचन तंत्र समझ लो, ठीक है। इसके इतर आप जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसको समझ लो, हार्मोन वाला है इसको पकड़ लो। ये 4 प्रमुख है, ये 4 आपने पकड़ भी लिए ना तो इससे भी घुमा घुमा कर इनकी प्रक्रियाएं सेट है ना, तो बेसिक कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये बेसिक वाला सवाल है, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल। दूसरा सवाल देखें, ये भी 2024 का, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की संख्या की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है। अब ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आप एनवायरमेंट में भी पढ़ोगे, चाहे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी से संबंधित सवाल है, उससे बाहर नहीं गया है। क्लास 11th की जीव विज्ञान की एनसीईआरटी आप उठा करके देखोगे, उसमें भी है, और क्लास 12th में भी। क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जाओगे, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में अवशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का, उससे बाहर गया सवाल नहीं है। ये दूसरा सवाल है जो आसान वाला है, देखो आपको सामने बता। फिर तीसरा सवाल देखिए, ये 24 के 2 ही सवाल थे प्रमुख, ठीक है। अब ये भी वो वाला है जो आसान सवाल है, आया कहां से, देखो फिर वही आया, जीवों के वर्गीकरण वाला सवाल है। ये क्या बोल रहा है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के कथनांक से ऊपर वाले तापमान में पनप सकते हैं। जल के ऊपर तापमान में सूक्ष्म जीवों के होने की आशंका नहीं होती। वो हो सकते हैं, ज्वालामुखियों के मुख तक हो सकते हैं, और लेकिन ज्वालामुखियों का मुख 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। इसके इतर भी कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो शोधित किए गए हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड से आते हैं, जिनसे कुछ एंजाइमें निकाली भी गई, ठीक है। टैग पॉलीमरेज जैसी एंजाइम है, ये 90 डिग्री पर रहने वाले जीवाणुओं से निकाली गई, उससे नीचे वाले, उससे ऊपर नहीं गया। 100 डिग्री से ऊपर, क्या बोला, जल के कथनांक से ऊपर वाले तापमान में 100 डिग्री से ऊपर नहीं गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे तापमान में, ये हो सकता है। ग्लेशियर में पाए जाने वाले जो जीव हैं, ग्लेशियरों पे पाए जाते हैं सूक्ष्मजीव, जो कुछ लाइकन भी पाई जाती हैं सूक्ष्मजीव स्वरूप, तो वहां पाए जाते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, बिल्कुल पनप। ज्वालामुखियों के मुख पे पनपने वाले वो वही, सल्फर स्प्रिंग्स में पनपने वाले। तो इसमें कितने सही है? केवल 2। अब ये सामान्य सवाल है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल नहीं है जो हमको निकालना है। 2023, अब ये करंट अफेयर्स का सवाल है। 2023 में ये करंट अफेयर्स में सिर्फ एक सिंपल टर्म वाला सवाल है। वोल्वेचिया पद्धति किसके लिए उपयोग की जाती है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार। ये वोल्वेचिया के बारे में उस समय पर करंट अफेयर्स में था, न्यूज में भी था 2022 के। तो उससे सीधा सीधा पूछ लिया, इसने भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं। अब ये क्या है? अब ये अगर ऐसे सवाल नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, ठीक है। अब 2023 एरियल मेटाजीनोमिक्स, ये 2021 के करंट अफेयर्स का सवाल है। जब कोविड-19 चल रहा था तब कोविड-19 के समय पर इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार की चर्चा तेजी से थी, और ये 2022 में जनरल टॉपिक्स में भी पढ़ाया है, ठीक है। एरियल मेटाजीनोमिक्स का मतलब होता है कि जब हवा में किस प्रकार के जीवाणु, हवा में किस प्रकार का डीएनए अथवा आरएनए पाया जा रहा है, उसको सैंपल करना और उसके बाद देखना कि किस प्रकार का डीएनए आरएनए हवा में पाया गया, तो एरियल मेटाजीनोमिक्स है। सामान्य रूप से किसी पर्यावास के पक्षी जंतु, किसी गतिशील पक्षियों की भूमितल और जल निकाय में पादप जंतु किसी पर्यावास में वायु से डीएनए परिदृश्यों को एक बार में एकत्रित। ये कोविड-19 के समय पर, खास तौर पर जब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा था, उस समय पर एरियल मेटाजीनोमिक्स और उसके टूल्स को यूज करना जनरल आर्टिकल आया। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, सवाल सीधा है, अभी यहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्न में से, ये 2023 का सवाल है। अब 2023 में आप देखें, अगर जो बात हम कह रहे थे, तो 2023 में आप देखिए, एक सवाल ये इजी सवाल है, 2 सवाल इजी सवाल है, 3 सवाल ये इजी सवाल। आपको चौथा सवाल मिल सकता है, ये भी हम इजी में ही मान सकते हैं, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ये भी जनरल टॉपिक्स में पढ़ाया गया टॉपिक है। जब जीन थेरेपी इत्यादि पढ़ाई जाती है अथवा जेनेटिक ऑल्टरेशन पढ़ाया जाता है, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इनके जनरल आइडियाज को बताया जाता है। तो क्या है? प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों, स्टेम सेल कोशिकाओं के विविध प्रयात्मक उपयोग, उद्यान कृषि के पादपों में क्लोनी प्रसार को समझ, किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण एवं औषधों की प्रभावकारिता। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की जब भी बात की जाती है तो ये प्राणी जात विभिन्न जातियों के विकास परक संबंधों के अध्ययन में उपयोग किया, ठीक है। तो इस तरीके की भी सवाल है। फिर ये 2023 का वो, अब देखो आपको 4 सवाल मिले जो इजी हो सकते थे, ये 5वां सवाल है जिसको मैं मान सकता हूं यहां पे थोड़ा सा चैलेंज हुआ। क्या है? पुनर्संचरण एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदो बायोफिल्टर, फिर वही है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है, ठीक है। की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर बात कीजिए। अब बायोफिल्टर एक प्रकार से जब हम अवशिष्ट जल प्रबंधन करते हैं, तो तृतीयक अवशिष्ट जल प्रबंधन जब किया जाता है, मूल रूप से द्वितीयक और तृतीयक के बीच में जब किया जाता है, तो बायोफिल्टर लगाया। देखिए, जल प्रबंधन जब आप करोगे, अवशिष्ट जल प्रबंधन, तो मूल प्रक्रिया बता देता हूं। मूल रूप से क्या है? पहला जल प्रबंधन होता है प्राथमिक जल प्रबंधन में कोई भी अवशिष्ट जल जो भी है, जो नाले से निकला हुआ पानी है, उस पानी में हम पहले उसमें तैरता हुआ क्या दिख रहा है, जो कुछ उसमें तैरता हुआ है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। प्राथमिक का काम यही है, सीधा काम। जो कुछ तैरता हुआ दिख रहा है, घुला हुआ है, तैरता हुआ है, उसको फिल्टर कर लो। तो उसको फिल्टर करने के कई टूल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे रेत के, बहुत बड़े बड़े रेत के उस कंटेनर से बहा दिया जाता है पानी, तो जितना सॉलिड चीजें हैं, ठोस चीजें हैं, वो सब उस रेत में फंस जाती हैं, पानी साफ होकर के बाहर निकलने लगता है। फिर इसके सेकंड लेवल पे चले जाओ तो इसके सेकंड लेवल पे कुछ फिल्टर लगा दिए जाते हैं, जिसमें आयरन इत्यादि फंस जाता है। अगर आयरन की कोई चीज तैर रही है, वो सारी चीजें वहां पर निकल जाती है। फिर आगे जाकर के क्या करते हैं, उसी में क्लोरीनेशन कर देते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, ब्लीचिंग डाल देते हैं। ब्लीचिंग डालने से क्या होता है, जितने भी जीवाणु इत्यादि उसमें है वो सब मर जाते हैं उस जल में, अवशिष्ट जल। आगे जाकर के उसी को ले जाकर के फिर क्या करते हैं, द्वितीयक करते हैं। द्वितीयक में क्या करते हैं? द्वितीयक में खास तौर पर जितना भी कार्बनिक पदार्थ जल में घुला हुआ है, वह सारा कार्बनिक पदार्थ अपघटित किया जाता है, ठीक है। अब तैरने वाला हमने निकाल दिया, अब घुला वाला निकालेंगे। तो घुले वाले निकालने के लिए हम करते क्या है, इनको बड़े बड़े टैंकों में भर देते,
पानी बड़े बड़े टैंकों में अथवा बड़ी बड़ी झीलें बना देते हैं, उनमें भर देते हैं और इनके ऊपर क्या करते हैं, इनके ऊपर अथवा नीचे एक छोटी सी सूक्ष्म जीवों की अथवा जीवाणुओं की एक पूरी की पूरी परत बनाते, चादर बनाएंगे, परत बनाएंगे, नीचे बनाएंगे अथवा ऊपर। ये एक प्रकार से क्या करते हैं, इसमें जीवाणुओं, उसके बाद उसको घोलते रहते हैं। घोलने से क्या होता है, जीवाणु जितने भी हैं सब इस जल में घुल जाते हैं, जिससे इसमें जितने भी घुले हुए कार्बनिक पदार्थ हैं उन सब का अपघटन करके वो नीचे सेटल कर, तो कार्बनिक पदार्थ निकल गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद होता है तृतीयक। तृतीयक में हम क्या करते हैं, तृतीयक में ला करके जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं उन सबको भी यहां पर अपघटित कर दिया था। अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस इत्यादि हो गया, इन सबको भी, यूरिया इत्यादि हो गया, इनको भी हटा दिया जाता और इसके बाद जो जल है वो परिशुद्ध जल स्वरूप माना जाता है, जिसको हम जल स्रोतों में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से द्वितीयक हुआ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की जब बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए, द्वितीयक और तृतीयक को फास्ट करने के लिए जैव निस्यंदों अथवा बायोफिल्टरों की उपयोग की जाती है। उसमें होता क्या है, एक बड़ी सी नली में जल मंद गति में बहता है और उसमें सूक्ष्म जीव की अलग अलग कणियां, एक तरीका यह है, अथवा बड़े बड़े टैंकों में जल को रख दिया जाता है और ऊपर की तरफ फोम में अथवा अन्य चीजों में सूक्ष्म जीवों को लगा करके इसके ऊपर रख दिया। अब ये सूक्ष्म जीव इसमें धीरे धीरे जल में घुलते रहते हैं और अपना अपघटन करते रहते हैं। ठीक है, बड़ी नली में भेजेंगे तो जल यहां से बीतता जाएगा और यहां सूक्ष्म जीव हैं जो उसके संपर्क में आते जाएंगे। बाद में जाकर के यही नली एक टैंक नुमा चक्र में चली जाएगी, जहां पर ये झूलता रहेगा, घुलता रहेगा और ये अपघटित होता रहेगा, बाद में इससे निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब इसमें मूल रूप से क्या है, जैव निस्यंदक बायोफिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अवशिष्ट उपचार करते हैं। बिना खाए हुए जो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं जो उपयोग में नहीं आए उनका अपघटन तो करेंगे। दूसरा, जैव निस्यंदक मत्स्य अवशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा काम भी सही है क्योंकि ये द्वितीयक और तृतीयक दोनों को कर रहा है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों को कर रहा है। तीसरा क्या है, जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के स्वरूप फास्फोरस को बढ़ाते नहीं, घटाते हैं। फास्फोरस को घटाना काम है क्योंकि फास्फोरस को भी कम कराएंगे। जहां पर भी फास्फोरस होगा वहां पर सुपोषण की स्थिति बनने लगेगी, तो सुपोषणता की स्थिति को घटाना पड़ता है, यूट्रोफिकेशन नहीं कराना। अगर फास्फोरस होगा तो यूट्रोफिकेशन होगा, हम तो उसका रिवर्स काम कर, तो फास्फोरस को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें ये स्टेटमेंट छोड़ करके पहले और दूसरे स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाए। अब ये सामान्य रूप से दोनों जगह पढ़ा जाता है। जैव तकनीकी में आप पढ़ोगे तो पर्यावरणीय जैव तकनीकी में पढ़ोगे, वहां पर्यावरण जब आप पढ़ोगे तो जल संरक्षण जब पढ़ाया जाता है तो जल परिशुद्धिकरण पढ़ा जाता है। जल परिशुद्धिकरण पढ़ा गया, उसमें ही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सब के बाद कितनी बात होती है आजकल। ये करंट अफेयर्स में सोचो, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। क्यों करंट अफेयर्स में? आपने सुना होगा ना, यमुना के बारे में सुनते हो, यमुना मैली है, यमुना मैली है, यमुना गंदी, यमुना गंदी। फिर एक दूसरी बात आ जाती है, यमुना गंदी है तो 7,000 करोड़, अभी आई थी ना वो एक चर्चा, 7,000 करोड़ दिल्ली सरकार को दिया गया था, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्हें बोला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। सुना होगा, पढ़ा होगा ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है सीवेज ट्रीटमेंट? यही तो है, यही है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जल परिशुद्धिकरण करना, यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कर वही रहे। प्रक्रियाएं हैं, एक दो थोड़ी सी टेक्निकल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अरे यार ये समझ में नहीं है। और उसने बहुत हार्डकोर टेक्निकल चीज पूछी भी, तो सिर्फ वो पूछा है कि प्राथमिक में क्या होता है। प्राथमिक में होता है जितने तैरने वाले कार्बनिक हैं और अकार्बनिक हट जाते हैं। द्वितीयक में क्या होता है, कार्बनिक रसायनों का अपघटन हो जाता है। तृतीयक में क्या हो जाता है, अकार्बनिक रसायनों का अपघटन। उनको जोड़ करके बायोफिल्टर बना दिए गए। जनरल प्रिंसिपल। अब ये एक चैलेंजिंग हो सकता है, पांचवा, लेकिन 4 एक आसान प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। अब ये देखो, तो आपको 4 आसान और एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल भी, चलो उसका भी मैं मान लो कि एरियल मेटाजीनोमिक्स में भी आप अगर मार खा रहे हो तो 3:2 का तो आपको बन 3 सवाल आप आसानी से निकाल सकते। 3 सवाल जैव प्रौद्योगिकी, 5 सवाल जैव प्रौद्योगिकी के थे, 3 निकल जाते। 4 सवाल सूचना प्रौद्योगिकी के थे,
2 भी निकल जाते उसमें से, 3 + 2 5 और एक इधर उधर का निकलता है 6 सवाल। 10-11 सवाल में से 6 सवाल सही आसानी से निकाले जा सकते। तो बेसिकली क्या है, हमको अपनी साइकी को भी सही करना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाने वाले सवाल, ये इजी वाले सवाल भी हैं। हमको क्या करना है, जिसको साइंस थोड़ी सी टफ लग रही है, टिपिकल लग रही है, या इवन जिसको साइंस आती भी है, देखो जो जिसको साइंस आती है वो मार कहां खाता है, इन 3 सवाल, ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाता है। वो ये 2 सवाल अटेम्प्ट तो करेगा, उसमें से भी चांस 50-50 वाला रहेगा, किसी में एक ऑप्शन सही रहा, किसी में नहीं रहा। और जो घबराए हुए रहते हैं साइंस से, वो देख के ही घबरा जाते हैं। ठीक है, तो चाहे साइंस के विद्यार्थी हो अथवा साइंस के विद्यार्थी नहीं हो, ये ऐसे सवाल देखने जरूर मिलेंगे। इनको करो, इनको चेज मत करो। अगर नहीं बन रहा है, ये पढ़ने में नहीं आया है, तो इसको देख के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। वो वाली बात नहीं कि पहला ही सवाल ये वाला पड़ गया। अब किसी का अगर भाग्य ही खराब है, सोचो, ठीक है, पेपर खोला, पहला ही सवाल, चक्कर आ गया, छोड़ो, नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। एक सवाल तो जरूर मिलेगा, 50% सवाल जरूर मिलेंगे जो आपसे बन रहे हो, उन पे फोकस करो। जो नहीं बन रहा है उस पे फोकस करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। जो बन रहा है वो सही कर लो, वही है। यूपीएससी इज एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, नॉट सिलेक्शन। यूपीएससी आपको एलिमिनेट करना चाहता है, सिलेक्ट नहीं करना चाहता। आपसे चाहता है कि आप एलिमिनेट हो जाओ। साइकोलॉजिकली वो यही खेलता है कि आप एलिमिनेट हो जाओ। और अगर 1-2 अटेम्प्ट दे करके पास नहीं कर पाए तो आप तो यूपीएससी आपसे जीत गया। आपको उसको हराना कैसे है, पूरा पेपर करके नहीं हराओगे। आप यूपीएससी को हराओगे जैसे स्मार्टली वो आपको हटाना चाहता है, आप स्मार्टली उसमें सिलेक्ट होना चाहते हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा काम करो। इतना ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हर साल मैं देखता हूं बच्चों आर्ट एंड कल्चर में लगे हुए, नागर पूछ लिया है, ये पूछो। भाई साहब, आर्ट एंड कल्चर में भी 2 सवाल ऐसा होता है जिसको आप निकाल सकते हो। पॉलिटी में भी 5 सवाल ऐसा होता है जिसको निकाल सकते हो। सिर्फ अपनी काउंटिंग निकालो, पीवाईक्यू जो कर रहे हो उसको देखो, स्ट्रक्चर देखो कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। किस भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस इसलिए करते हो जिससे ये समझ में आता है कि किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में यूपीएससी किस डोमेन से सवाल पूछ रहा है, वो डोमेन सेट कर लो। ज्यादा प्रिजम्पटिव होने की जरूरत नहीं, उतनी डोमेन में भी अपनी टॉपिक्स पे मास्टरी कर लोगे, निकल जाएगी पीटी। बिल्कुल रुकने वाली नहीं है किसी की। ठीक है,